इसके बाद लेंथेनाइड का वो हिस्सा जिसका क्वेश्चन कंफर्म आएगा। यहां तक जो मैंने पढ़ाया वहां तो प्रॉपर्टी वाइज रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछे जाएंगे। एक आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है, सीधा नोट लिखने के लिए आपको दे दिया जाएगा कि आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, बस ये मेथड बता दीजिए। तो इसमें से मैंने क्या किया, यहां लेंथेनाइड्स किस किस फॉर्म में पहले नेचर में पाए जाते हैं वो मैं बात कर देता हूं। ये बात क्यों बोली देखिए, आपको याद है हमने कहा था इनको रेयर एलिमेंट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इनके सोर्स रेयर है। ये बात स्पेशल बोली कि इनके जो मिनरल्स है उनमें इनका अमाउंट बहुत कम है, इस वजह से रेयर है। तो आज हम बात कर रहे हैं किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात। तो जितने भी लेंथेनाइड्स है ओरिजिनली, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि रेयर नहीं है, इनके सोर्सेज रेयर नहीं है, जबकि सोर्सेज तो बहुत है। और उन्हीं सोर्सेज में जितने भी लेंथेनाइड्स हैं सारे नेचुरली अक्कर करते हैं। कौन सा नहीं करता? प्रोमिथियम। ये क्यों नहीं करता? ये रेडियो एक्टिव है भाई। ये लास्ट लेक्चर अगर सुना हो तो मैंने बिल्कुल जाते जाते वक्त बात बोली थी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि लेंथेनाइड्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है। क्लियर? अब देखिए, जो सीरियम है, लेंथेनम है, या ठीक है नायोडाइमियम है, ठीक है, इनकी बात करते हैं। ये बहुत कॉमन पाई जा रही है, लेकिन और बहुत ज्यादा अमाउंट में भी। ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर भी आपको मिलेंगे। लेकिन जो सीरियम की बात कर रहे हैं, सीरियम कितना ज्यादा जाएगा ना भी, बहुत ज्यादा अमाउंट में। कितना ज्यादा कहता है, ये जितने भी एलिमेंट है उसमें से 26वें नंबर पे तो ये है अबंडेंट की फॉर्म में। इसका मतलब सोचो कि ये नहीं है कि ये है नहीं, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि ये रेयर नहीं है, तो ये रेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया। देख लो सीरियम, देख लो आप, जितने भी एलिमेंट है उसमें 26वें नंबर पे तो ये मिल रहा है, तो कोई रेयर वाली तो बात ही नहीं रहेगी। तो लेंथेनाइड जितने भी हैं, और ये भी देखा हमने, अगर किसी लेंथेनाइड का नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है, तो उसका अबंडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके ओड नंबर वाले के। अब ये भी माइंड में आता है ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि देखिए जिसमें ओड नंबर होता होगा, ओड वाला, तो ओड वाला होने की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होता होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज होंगी वो ज्यादा रिएक्टिव होती होगी एज कंपेयर टू जो स्पिन है, उनकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होती होगी एज कंपेयर टू पेयर्ड, इसलिए उनके एग्जिस्ट होने के चांसेस कम होते होंगे। क्लियर? ऐसे ही मैं बात करूं तो जितने अब तक लगभग 100 ऐसे मिनरल हमें मिल चुके हैं जिनके अंदर लेंथेनाइड्स है, तो भैया लेंथेनाइड्स की कोई कमी नहीं है। और कमी नहीं है तो भाई ये है कहाँ, किस किस मिनरल के अंदर ये पाए जा रहे हैं? तो ये सबसे पहला, सबसे मेन जो इनका और माना जाता है, मिनरल माना जाता है, वो है मोनेजाइट सैंड। अब ये जो मोनेजाइट सैंड होती है, नाम तो ले लिया सैंड, तो सैंड में नहीं मिलता भैया, ये मिलते तो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वहां से मिट्टी से इनको निकाला जाता है, बाद में क्रशिंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है इनकी मेटलर्जी के दौरान, फिर जाके इसको ये सैंड में कन्वर्ट होते हैं, तब इनको मोनेजाइट सैंड बोला जाता है। देखिए ये डायग्राम देखिए, मिलते हैं तभी ऐसे होते हैं, ये ध्यान से देखिए। और लेकिन बाद में क्रशिंग के बाद ऐसे इसको किस में कर दिया जाता है, सैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? अब मोनाजाइट की खास बात, मोस्ट अबंडेंट जो है, जो और माना जाता है, मिनरल माना जाता है जिससे लेंथेनाइड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो कौन है? वो मोनेजाइट ही है। और सेकंड बात, ये सबसे ज्यादा स्प्रेड है। उसके बाद करें, 78% जो लेंथेनाइड माइंस होते हैं वो किससे होते हैं? वो मोनेजाइट से ही होते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें फोस्फेट होते हैं। ये क्या है एक्चुअली में? फोस्फेट है, PO4 3 नेगेटिव किसका? लेंथेनाइड, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, ये सारे जो होते हैं, ये सारे क्या हैं? इनके फोस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसी से क्या बनता है? मोनाजाइट सैंड बनती है। तो अकेले ये नहीं होते, इसकी बात करूं, इसमें थोड़ा बहुत थोरियम होता है 5 से 10%। ठीक है, नायोबियम जो है वो भी इसके अंदर क्या है? 3% के करीब करीब एग्जिस्ट करता है। तो ये इनकी कंपोजिशन हुई। और अब मैं बात करता हूं कहाँ ये पाए जाते हैं। देखिए, रशिया के अंदर मैंने पहले कहा, अमेरिका के अंदर, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना मैंने स्पेशल बोला था जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूं हमारे इंडिया की, तो इंडिया में केरला जो है वो मेजर साइट है जहां मोनेजाइट सैंड पाई जाती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये कौन सा था? ये था मोनेजाइट। एंड सेकंड मिनरल की बात करते हैं, वो कौन है? वो है बास्टेनसाइट। तो ये कैसा होता है इसकी बात करें, ये लगभग इस फॉर्म में, ये देखिए क्रिस्टल्स इनकी फॉर्म में, इनका कलर देख लीजिए, ये
ये ब्राउन कलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़े से जो थे गोल्डन कलर के थे, और ये ब्राउन कलर के जो रॉक्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी बात करें, इसमें क्या होता है, उनमें फॉस्फेट थे, तो ये फ्लोरोकार्बोनेट है। तो ये क्या है, फ्लोराइड और कार्बोनेट से बने होते हैं इनके जो मिनरल्स होते हैं वो। और ये मोनाजाइट जितना ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जहां आपको मोनाजाइट सैंड मिल सकती है वहां आपको बास्टेनासाइट भी मिल सकती है। तो लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये उसमें थोड़ा बहुत थोरियम मैंने कहा था 5 से 10%, और वाइब्टेरियम जो था 5 से 3% के करीब पाया जाता था, लेकिन वो इसमें नहीं होते। और ये कहाँ है, ये भी अमेरिका के अंदर, वही कैलिफोर्निया, ठंडे इलाके जैसे मैक्सिको, स्वीडन, इन साइड के अंदर आपको मिलेगा। तो ये क्या चीज है, बास्टेनासाइट, और वो क्या था, मोनाजाइट। इन दोनों के अंदर कंपैरिजन में साफ साफ देख सकते हैं आप। एक जो था वो क्या था, एक था आपके पास फॉस्फेट और दूसरा फ्लोरो और कार्बोनेट था, उसमें थोरियम वाइब्टेरियम नहीं उसमें प्रेजेंट था और इसमें नहीं है। ओके, अब देखिए उसके बाद और है मेरे पास सीराइट। तीसरा मेजर और कौन सा है, सीराइट्स। देखिए ये इस तरह का होता है, ऑलमोस्ट ब्लैकिश होता है, तो इस तरह का और आपके पास ये प्रेजेंट है। इसमें क्या है, ये सिलिकेट की फॉर्म में है, जैसे रेत होता है वैसे। तो मोस्ट ऑफ इसके अंदर कौन से लेंथेनाइड, वो सीरियम, लेंथेनम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, स्मेरियम, ये चीज प्रेजेंट इनके अंदर होती है। ये बात क्लियर। अब डिफरेंस देखते जाइए, डिफरेंस यही था, पहले वाला जो मैंने कहा फॉस्फेट था, दूसरा फ्लोरोकार्बोनेट था, अब सिलिकेट है। इन चीजों में डिफरेंस होता है कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या यही है, नहीं बिल्कुल कुछ और भी हैं, जैसे यूजेनाइट की बात करते हैं, इसमें सीरियम जो अभी आपके सामने देख ही रहे हैं, नियोडाइमियम, थोरियम, वाइब्टेरियम, ये सारे हैं। ये कैसा क्या है, फोटो देख लीजिए। तो ये कैसा है, इसकी बात करूं तो ये देख लीजिए, ये जो रोक है ये किसकी है, यूजेनाइट की है। उसके बाद जीनोटाइम जिसमें वाइब्टेरियम और थोरियम है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। और उसके बाद गैडोलिनाइट, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये सारे के सारे जो निकाल के आपको दिए हैं, इसका रीजन क्या था, आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देखिए, उसमें क्या कर देंगे, उसमें सिर्फ आपको नेम दे देंगे और ये किसका और है, बस इतना पूछ लेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो अब मैं आगे चलता हूं, ये था अकरेंस की बात की, लेंथेनाइड किस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इन लेंथेनाइड्स को निकाला कैसे जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाला कैसे जाता है, ये स्कीम पूछ ली जाती है। देखिए मान लीजिए आपने किसी एक जगह क्या किया, एक रोक है आपके पास, और वो माइंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अलाउ कर दी कि ठीक है, कि किसी कंपनी ने उसको क्या कर लिया, हायर कर लिया। तो वहां से वो क्या करेंगे, सब बड़े बड़े पत्थरों को पहले काटेंगे, काट के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना इज कॉल्ड एज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उनके लिए बहुत बड़े बड़े जा क्रशर होते हैं उनके पास, और बाद में क्रश करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उनकी पल्वराइजेशन करवाते हैं, मतलब उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि रेत है, तो उस तरीके से वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी भी उसमें जैसे ये बात देखी कि हमने ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, 5% के करीब करीब, 7%, 10% के करीब करीब ही क्या होते हैं, इनमें मोनाजाइट सैंड होती है। बाकी तो मिट्टी, कोई और चूना पत्थर यही रहेगी ना, तो उनको तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के मेथड को, जिसको गैंग पार्टिकल बोलते हैं, तो गैंग पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड को क्या कहा जाता है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दौर। तो इसके लिए जो कंसंट्रेशन की जाती है उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो आपने +2 के अंदर डिटेल से पढ़ा होगा ड्यूरिंग द मेटलर्जी। तो ये सारे के सारे क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, तो ये तो है कि अभी आपने सिर्फ ओर को अलग किया, उसमें जितना भी और वेस्ट था उसको आपने हटा दिया, सिर्फ और भी कौन सा, जिसमें आपके पास वो मेटल प्रेजेंट है, लेकिन अभी मेटल की फॉर्म में नहीं है, अभी वो किसी न किसी के साथ साल्ट की फॉर्म में है। और वो कौन है, या तो फास्फेट है या सिलिकेट है जैसे हमने देखा, या फ्लोरोकार्बोनेट है, तो इनके साथ वो प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम इनकी आगे जो प्रोसेसिंग है वो करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमने जो हमारे पास और आ गया, मतलब जो आपने कंसंट्रेशन करने के बाद जो आपके पास और आ गया, मतलब कंसंट्रेटेड और है,
अब आपने उसको क्या करवा दिया, ट्रीट करवा दिया सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तक, खूब देर तक हीट किया, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद आपने उस सारे को ठंडे पानी से वॉश आउट कर लिया। तो वॉश आउट से क्या हुआ, तो जो देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद कोई साल्ट था वो तो रिएक्ट करके निकल गया, और वो सारे प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ गए। तो जो इनसोल्यूबल रेजिड्यू थे उसके अंदर, वो तो सारे सेटल डाउन हो गए ना, और ये सारे के सारे जो थे वो डिसोल्व हो गए। जो लैंथेनाइड के फास्फेट और ये थे वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फेट में बदल गए। देखिए फॉस्फेट था, फास्फेट रिमूव हुआ और क्या हुआ, उसकी जगह कौन आ गया, उसकी जगह आ गया सल्फेट। और सल्फेट जो है इनके वो क्या है, सोल्यूबल है। इसका मतलब क्या हुआ, लैंथेनाइड जो इनमें प्रेजेंट है उनके सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, और सल्फेट सोल्यूबल थे पानी में, इसलिए वो तो सॉल्यूशन की फॉर्म में रह गए। और बाकी जो साल्ट थे जिनके सल्फेट नॉर्मली सोल्यूबल नहीं होते, वो सारे के सारे जो गैंग पार्टिकल थे वो सारे के सारे यहाँ पर रिमूव हो गए। क्लियर। तो अब आपके पास जो लैंथेनाइड है, जो स्टार्टिंग में फास्फेट कार्बोनेट इनकी फॉर्म में थे, अब किस फॉर्म में आ चुके हैं, सल्फेट फॉर्म में आ चुके हैं, और वो अभी आपके पास उस पानी के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इनमें जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत थोरियम भी होता है, तो थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, उसको थोड़ा सा अलग करना जरूरी है। तो हमने क्योंकि अभी तो एसिड डाल दिया, एसिड डालने से अगर ये डिसोल्व हो गया तो जिसकी सोल्यूबिलिटी हाई है, बेस डाल दो वो निकल जाएगा, सॉरी सोल्यूबिलिटी लो है वो निकल जाएगा, तो वो कौन है, थोरियम। तो देखिए हमने क्या किया, हमने फिर बेस डाल दिया, तो बेस के साथ जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाई तो थोरियम जो था, वो जो कम सोल्यूबल था, वो प्रेसिपिटेट बना के से अलग निकल गया। इसका मतलब थोरियम के प्रेसिपिटेट पहले रिमूव हो गए, बाकी जो लैंथेनाइड हैं उनके जो सल्फेट है अभी भी सोल्यूबल है, और वो सोल्यूबल है तो अभी भी आपके पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, देखिए है तो प्रेसिपिटेट सॉरी है तो सॉल्यूशन की फॉर्म में ना, लेकिन मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूं, मैं उनके प्रेसिपिटेट बना लूं। अब सोच के देखिए कि एसिड में डालने के बाद जब वो सोल्यूबल हुए थे, सल्फेट बन गए थे, और बेस डालने के बाद एक्सट्रैक्ट नहीं हुए, इससे एक बात तो क्लियर हुई ना कि उनका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही हाई है। अब मैं क्या करूं, मुझे उनका आयनिक प्रोडक्ट बढ़ा देना है, तो मतलब उसका अमाउंट अगर सोल्यूबिलिटी से ज्यादा कर दूं, किसी क्रिस्टल का अमाउंट अगर सॉल्यूशन में ज्यादा कर दूं, तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। आपको प्रेसिपिटेशन की कंडीशन याद होगी जो साल्ट एनालिसिस में हमने पढ़ी थी कि आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो इनके सल्फेट का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, इसीलिए अभी भी सॉल्यूशन फॉर्म में है। मुझे इनका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा करना है एज कंपेयर टू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या था, मैंने बाहर से सल्फेट और डाल दिया। देखिए सल्फेट की कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में बढ़ेगी, तो सल्फेट की बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो इनके आयन है, आयन कौन से है, लैंथेनाइड के आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट की कंसंट्रेशन जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा, आयनिक प्रोडक्ट आएगा ना। और आयनिक प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या करूं, इसका मतलब सल्फेट डाल दूं बाहर से। तो मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, सोडियम सल्फेट के साथ। तो जैसे ही सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन किसका था, लैंथेनाइड्स का, सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि और सल्फेट कहां से आया, जो बाहर से आपने सोडियम सल्फेट डाला उसमें था। तो सल्फेट जैसे ही बढ़ेगा तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, राइज होता चला जाएगा। आयनिक प्रोडक्ट राइज होते ही प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब लैंथेनाइड प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा कि लैंथेनाइड प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी सॉल्यूशन की फॉर्म में थे आपके पास, और अब वो क्या करेंगे, लैंथेनाइड प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे ही वो प्रेसिपिटेट बनाना शुरू करेंगे आप उनको सेपरेट कर लीजिएगा। तो यहां से एक बात क्लियर है कि अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे और प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट कर लेंगे। ओके। अब जो प्रेसिपिटेट हमारे पास आए हैं उनके साथ ट्रीट करनी है। देखो प्रेसिपिटेट है तो सॉलिड फॉर्म में आपके पास आ गया ना। अब आप उनको क्या कीजिए, उनको हॉट NaH के अंदर, बेस के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि सल्फेट था तो अभी वो क्या था, देखिए ध्यान से सुनिए, सल्फेट था ना, तो सल्फेट में सल्फेट हटा दीजिए, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लीजिए, और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने NaH के साथ ट्रीट करवा दिया, तो वो सल्फेट तो रिमूव हुआ और उसकी जगह लैंथेनाइड किस फॉर्म में आ गया, हाइड्रोक्साइड में। और अब भैया मैंने गर्म कर दिया, और जैसे ही उसको बहुत ज्यादा गर्म किया तो हाइड्रोक्साइड में से वाटर जो था वो तो रिलीज हो गया, और वाटर रिलीज होने के बाद जो चीज पीछे बची वो कौन था, वो था ऑक्साइड। यहां से एक बात क्लियर है, हम स्टार्टिंग से फॉस्फेट से चले, फॉस्फेट से सल्फेट में कन्वर्ट किया, सल्फेट से हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोक्साइड के बाद अब हमने लैंथेनाइड को उनके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
आपको मेटलर्जी का अगर फॉर्मूला याद हो, स्कीम याद हो, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडे मेटल को उसके ऑक्साइड में बदलना होता है। तो ये सारा हमने काम क्या किया है, मेटल फॉस्फेट फॉर्म में था, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो हमने काम कर दिया। अब हमें रिडक्शन करनी है, ऑक्सीजन हटा देना है, मेटल अलग हो जाएगा, क्लियर सा। तो ये देखिए उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि अब भी जितने भी लैंथेनाइड है सभी ऑक्साइड में बदल चुके हैं, तो हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ इनको ट्रीट करवा दिया। तो कोई तो डाइल्यूट HNO3 के अंदर सोल्यूबल है, कोई सोल्यूबल नहीं है, तो सीरियम सोल्यूबल नहीं है तो सीरियम तो अलग हो गया प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो उसको हमने अलग करके उसको सेपरेट आउट कर लिया। और जो बाकी जो सोल्यूबल है उनके लिए हमने अलग अलग टेक्निक यूज करके उनको अलग अलग किया। अब वो टेक्निक कौन सी है जिनसे हम उस मिक्सचर में से डिफरेंट डिफरेंट जो लैंथेनाइड्स है उनको सेपरेट करते हैं, तो कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला मेथड रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन हम जानते हैं क्या होता है कि हम धीरे धीरे सॉल्यूशन को हीट करेंगे, सॉल्यूशन इवेपोरेट होता चला जाएगा, सॉल्यूशन में साल्ट की कंसंट्रेशन राइज होती चली जाएगी, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होता चला जाएगा और प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पर उसमें सबसे पहले प्रेसिपिटेट किसका बनता है भैया, उसका बनता है जिसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम हो, मतलब जो लेस सोल्यूबल हो। अभी आपके पास जो मिक्सचर है उसमें सभी तरह के ऑक्साइड है, देखिए जितने भी आपके पास लैंथेनाइड है जिनका मिक्सचर अवेलेबल है, सीरियम सीरियम अलग हुआ है, लैंथेनम बचा हुआ है, अभी भी नेसोडाइमियम बचा हुआ है, नियोडाइमियम बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, प्रोसोडाइमियम बचा हुआ है, ये सारे के सारे अभी भी ऑक्साइड फॉर्म में तो है ना, लेकिन सभी की सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है। इसका मतलब सभी का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अलग अलग है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिले जो क्रिस्टलाइजेशन है आप उसमें अगर प्रिंसिपल अगर आपकी बात करें तो क्या है, डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स। तो जितने भी लैंथेनाइड है इनके ऑक्साइड का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग है। तो जो सबसे कम सोल्यूबल है, कहने का मतलब जो सेपरेंगली सोल्यूबल है या इसमें से जो कम सोल्यूबल है वो क्या होगा, जल्दी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे इनकी क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो कोई एक कौन सा जो सबसे कम सोल्यूबल है वो वाला पहले प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा, बाकी सारे के सारे डिसॉल्व रह जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, फ्रैक्शनल का मतलब आप धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन करवाइए और जैसे जैसे प्रेसिपिटेट बनने लगे उनको सेपरेट आउट करते रहिए। तो पहले कोई एक सेपरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा क्रिस्टल बनेगा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते आप सारे जितने भी उनके अंदर लैंथेनाइड्स हैं उनको सेपरेट कर लीजिए। ओके, तो ये कौन सा मेथड था, दैट इज द रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सेकंड मेथड आप क्या यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। सेम यही मेथड है जिसमें, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन में और प्रेसिपिटेशन में फर्क क्या है, इस बार आप बाहर से कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे। पहले वाले में तो हमने गर्म किया था, पहले वाले के अंदर तो हमने सिर्फ क्या किया, गर्म करने से सॉल्यूशन जो था वो कंसंट्रेटेड होने लगा, पानी उड़ने लगा और उससे क्या हुआ, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ रहा था। इस बार हम जो रिएक्टिविटी है उसका फायदा उठाएंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी का फायदा उठाएंगे और बाहर से प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे। तो जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट पहले रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो जल्दी रिएक्शन करके क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो हम पहले किसी एक को, फिर दूसरे को, फिर जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको, फिर जिसकी और कम है फिर उसको, ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रेसिपिटेट बनाते जाएंगे, क्योंकि एजेंट डालते जाएंगे और प्रेसिपिटेट बनते रहेंगे, उनको सेपरेट आउट करते रहेंगे। तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। इन दोनों में क्लियर हुआ कि पहले वाले में आपको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं थी और इस बार आपको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालने की जरूरत है। पहले वाले में वो पहले रिमूव होगा जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है और दूसरे वाले में वो पहले रिमूव होगा जिसकी क्या हो, जिसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी या रिएक्टिव एजेंट, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्टिविटी हाई है, वो पहले जल्दी निकलेगा। ओके, तो अब मैं तीसरे मेथड की बात करता हूं, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ याद हो जो सेकंड ईयर में ही हमने पढ़ा था, उसमें हमने साफ साफ कहा कि एक सोलवेंट के अंदर, लास्ट सेमेस्टर में गया शायद ये, एक सोलवेंट के अंदर किसी भी साल्ट की, किसी भी केमिकल की एक सोल्यूबिलिटी होती है। आप सोलवेंट एक्सचेंज कर दीजिए, उसके अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी अगर ज्यादा है तो वो उसमें चला जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास अब जो सारे मिक्सचर है, इस मिक्सचर में कोई ऐसा सोलवेंट यूज कर लिया मैंने जिस सोलवेंट के अंदर कोई एक ज्यादा सोल्यूबल है, तो वो जैसे ही डालूंगा वो ये सारा का सारा जो अब यहाँ है उसमें से मोस्ट
किस में चला जाएगा, जो नया सोलवेंट डाला जाएगा उसमें चला जाएगा, उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, इसका मतलब एक केमिकल बाहर। तो ऐसे ही फिर मैं दूसरा सोलवेंट डालूंगा, फिर वो दूसरे को ले जाएगा। तो इसमें आप बार बार क्या करोगे, सोलवेंट ऐड करोगे, ऐसा सोलवेंट जिस सोलवेंट में उन साल्ट की सोल्यूबिलिटी हाई हो। तो ऐसे सोलवेंट डाल डाल के आप क्या करोगे, वन बाय वन उनको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये खास सीरियम वगैरह जो 4+ में भी स्टेबल है, 2+ में भी है, 3+ में भी है। सीरियम के केस में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था सीरियम +4 और +3 दोनों में स्टेबल है। मान लीजिए मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं जो खुद, मान लीजिए कोई मैं ऐसा एजेंट डालूं जो रिड्यूसिंग एजेंट हो, वो क्या करे, सीरियम को रिड्यूस कर दे। क्योंकि देखो 4+ की और 3+ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी तो डिफरेंट है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी यहाँ है वो इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब मैं पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दूं ताकि इसकी प्रॉपर्टी बदल जाए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बदलते ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा, और डिफरेंट हो जाएगा तो मैं इसको क्या कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इससे भी आप जो इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज द आयन एक्सचेंज मेथड। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, दैट इज द एडजॉर्प्शन पावर। आपको याद हो तो इसमें हम कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर डाल उनमें से पास करवा देते हैं। तो कैटायन एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो वो हाइड्रोजन तो वहां से हट जाता है, उसकी जगह लैंथेनाइड्स अटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही मान लीजिए सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक एक्सचेंजर है। इस एक्सचेंजर में मैंने रेजिन ले रखी है, रेजिन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और मैंने ऊपर से एक सोल्यूशन डाल दिया जो लैंथेनाइड्स का है। उसमें 4 तरह के लैंथेनाइड सपोज कर लीजिए। कोई एक तरह का लैंथेनाइड जल्दी एडजॉर्ब होना चाहता है। जल्दी एडजॉर्ब का मतलब वो जल्दी यहाँ से H को हटा देगा और खुद आके लग जाएगा। तो पहले कौन एडजॉर्ब होगा, पहले एडजॉर्ब कौन हुआ, लैंथेनाइड 1 हुआ ना। तो जैसे ही H हट जाएगा तो जो नया सॉल्यूशन गया उसमें क्या गया, लैंथेनाइड तो रुक गया और बाकी चीज बाहर निकल गई। तो लैंथेनाइड इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैंथेनाइड अब इसमें आ गया ना। अब बाद में मैं क्या करूंगा, इसमें इस रेजिन से उस लैंथेनाइड को सेपरेट कर लूंगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज द आयन एक्सचेंज रेजिन, जिसमें आयन को एक्सचेंज करके लैंथेनाइड को किसी रेजिन के साथ एडजॉर्ब करवा लिया जाता है, चिपका लिया जाता है, और उसके आयन को रिमूव कर दिया जाता है, और उस रेजिन में उस लैंथेनाइड को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस मेथड को हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। तो ये जितने भी मेथड थे वो सारे के सारे हमने पढ़े। जो हमने क्या देखा कि हमने सेपरेशन कैसे करनी है उस मिक्सचर से जिसको हमने पीछे निकाला था, इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को कैसे अलग करोगे उसकी बात, और लास्ट इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो हम जानते हैं कि डिफरेंट लिगेंड्स के साथ सभी की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी अलग अलग है। इन कॉम्प्लेक्सेस का अलग अलग कलर होता है, इन कॉम्प्लेक्स के अलग अलग प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती है। तो जैसे ही आप कोई एजेंट डालेंगे तो कोई जल्दी प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वो जल्दी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमूव कर लीजिएगा, फिर ऐसे ही ऐसे सीक्वेंस में चलते जाइए, सभी सेपरेट होते रहेंगे। तो इन मेथड में सीधा कोई एक आपसे पूछ लेंगे, प्रिंसिपल पे फोकस करिएगा, मेरे लेक्चर को सुन लीजिएगा, बार बार आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखना है। और जब आपको पूरी स्कीम पूछे ना, तो स्कीम पूछे तो पीछे वाली तो बतानी है, बाद में सिर्फ ये लिखाइएगा कि इनमें से किसी एक का यूज करके हम क्या कर लेंगे, और किसी एक में आप क्या करिए, किसी एक को समझा दीजिए या 2 को समझा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या था, ये थे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, जो इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स थे वो। और आज के इस पूरे लेक्चर को समराइज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज समझाई, सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी को समझाया, जिससे मैंने आपको साफ साफ कहा कि ये जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं, साइज बड़ा होने की वजह से, चार्ज डेंसिटी इनकी लो होने की वजह से, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाते भी हैं तो किसके साथ बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हीं के साथ ही बना सकते हैं। और इनकी पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। क्यों नहीं होती ये भी आपको बताया, क्योंकि इनका F जो है वो शील्ड हो चुका है, इसलिए उसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 ना होके क्या है, हायर कोऑर्डिनेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद मैंने बात करी मैग्नेटिक कैरेक्टर की, और मैग्नेटिक कैरेक्टर हम साफ साफ जानते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट जाएंगे, पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर राइज होगा, बाद में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे, और मैग्नेटिक कैरेक्टर खासकर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। और कुछ ऐसे आयन भी प्रेजेंट है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। क्लियर।
और उसमें हमने ये भी देखा कि डी वालों से ये कैसे डिफरेंट है। डी वालों के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन से मैग्नेटिक करेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ साथ आपको ऑर्बिटल की मोशन को भी काउंट करना होता है। तो लेंथेनाइड्स जो होते हैं उनके मैग्नेटिक करेक्टर को आप स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको ऑर्बिटल की क्वेंचिंग नहीं करवानी और उस ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन को भी पढ़ना होता है। तो ये क्या था मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में डिटेल। और उसके बाद हमने किस किस फॉर्म में हमारे पास लेंथेनाइड एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमने मोनेजाइट, बास्टेनाइट, सिराइट, यूक्सनाइट, ठीक है, गोल्डनाइट, ये सारी चीज पढ़े थे। और इनकी स्ट्रक्चर भी आपको बताई कौन सा किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, जिसमें मैंने स्पेशल कहा कि डिफरेंस ये है कि जो मोनेजाइट है वो फॉस्फेट में, और जो आपके पास बास्टेनाइट था वो फ्लोरोकार्बोनेट में, और जो सिराइट था वो सिलिकेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस बात को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो उसके बाद मैंने मेथड्स की बात करी कि आप कैसे इनको सेपरेट करोगे, और सेपरेशन के लिए आपको स्कीम बताई थी। और स्कीम में मैंने आपको ये बात बोली कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप कंसंट्रेशन कर लीजिए। कंसंट्रेशन के बाद आप क्या कर दीजिए, कंसंट्रेशन के बाद आप उसको ऑक्साइड में बदल दीजिए। ऑक्साइड के बाद रिडक्शन करवा दीजिए। रिडक्शन के बाद इंडिविजुअल मेटल को सेपरेट करने के मेथड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहे हैं। इनमें से किसी एक के या दो के बेस पे आप इसको समझा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ डिस्कस किया वो लेंथेनाइड का बचा हुआ पार्ट था, और इसी के साथ आपका लेंथेनाइड का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जाके उनका कंपैरिजन और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।